क्या होगा अगर पूरी पृथ्वी पर से आधे से ज्यादा इंसान गायब हो जाएं? इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है क्लोई नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अपनी मदर को कॉल लगा रही थी। उसकी मदर का नाम इरीन होता है और इस समय क्लोई बहुत गुस्सा थी क्योंकि क्लोई अपने फादर के बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पर आई थी, पर उसे पता चला कि उसके फादर तो किसी काम में बिजी हो गए। क्लोई ने ये सारी बातें अपनी मदर आइरीन को बताई और वहीं एयरपोर्ट पर चली गई अपने फादर रेफर्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि रेफर्ड एक प्लेन का पायलट था। क्लोई को पहले से अंदाजा होता है कि उसके फादर रेफर्ड और उसकी मदर इरीन के बीच अब रिलेशन उतने अच्छे नहीं रह गए, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब तो हमें उसी एयरपोर्ट पर कैमरॉन नाम का एक टीवी एंकर दिखाया गया जो कि कई सारी वीडियो फुटेजेस अपनी चैनल के लिए रिकॉर्ड करता था। कैमरॉन के पास एक लेडी आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, वो गॉड में बहुत ज्यादा मानती थी और कैमरॉन को कह रही होती है कि उसका बयान रिकॉर्ड करे कि गॉड ही सब कुछ है और बाइबल में हर चीजें इंक्लूड की गई हैं। लेकिन कैमरॉन को इन सारे कंटेंट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बार बार कैमरॉन को परेशान करने लगी। तभी अचानक क्लोई उस कन्वर्सेशन में शामिल हो जाती है और कहने लगती है कि गॉड हमेशा मासूम और कमजोर लोगों को ही सजा देते हैं, जो गलत है उसके साथ कुछ नहीं करते। इन बातों से वो लेडी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है, जिससे कि कैमरॉन क्लोई का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोनों तो अब एक दूसरे से बातें करने लगी इन्हीं चीजों के बारे में, यानी कि उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दूसरी तरफ हमें रेफर्ड दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे पायलट क्रू मेंबर से फ्लर्ट कर रहा था। उसने तो अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल दी होती है और सीधा आकर अपनी बेटी क्लोई से मिलता है। क्लोई अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने फ्लर्ट करते हुए देख लिया था। लेकिन रेफर्ड समझाता है कि वो और एरिन के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। रेफर्ड तो जानबूझकर एक बहाना करके चला जाता है किसी प्लेन को उड़ाने के लिए। वहीं क्लोई को थोड़े समय में पता चल गया था कि उसके फादर रेफर्ड ने ये सब झूठ कहा है, वो बर्थडे पार्टी में आइरीन के साथ आना ही नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया। क्लोई और कैमरॉन जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे तभी एक एम्प्लॉय कुछ टिकट्स लेकर आता है जिसे कि रेफर्ड को प्रोवाइड करना था, इसीलिए अब कैमरॉन प्लेन में चला जाता है रेफर्ड को ये टिकट्स देने के लिए। उसने ये टिकट दे दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही प्लेन चालू हो जाती है, यानी कि अब कैमरॉन तब तक नहीं उतर सकता जब तक प्लेन लैंड नहीं हो जाती। क्लोई अब अपने घर पर जाकर अपने छोटे भाई बेन से मिलती है और अपनी मदर इरीन को भी समझाती है, बट उन दोनों के रिलेशन से वो परेशान हो चुकी थी। क्लोई सीधा बेन को लेकर एक मॉल में आ जाती है कुछ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब क्लोई ने अपने भाई बेन को गले लगाया तो पता चला कि वो गायब हो चुका है। बेन के सिर्फ कपड़े ही वहाँ पर मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस टेरिटरी के जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से गायब होते जा रहे थे। सभी एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर इस तरीके से ये सब कहाँ गायब हो रहे हैं। एक कार के अंदर मौजूद ड्राइवर भी गायब हो गया, जिससे कि कार मॉल के अंदर ही आकर टकरा जाती है। क्लोई जब बाहर निकल रही थी तो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था और सभी मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये कौन सी चीजें हो रही है उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था, सिर्फ वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी। वहीं हमें प्लेन के अंदर भी दिखाया जाता है जहां पर रेफर्ड उसे चला रहा था। कैमरॉन उसी जगह पर होता है, पर अब थोड़ी देर के अंदर वहां पर भी लोग गायब होने लगे। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक गायब हो जा रहे थे। सभी कुछ समय के लिए पैनिक हो गए और रेफर्ड को नहीं समझ रहा था कि आखिर पीछे क्या चल रहा है। उसने ऑक्सीजन मास्क ऑन कर दिया जिससे सभी कंफर्टेबल रहे। रेफर्ड अब बाहर निकलकर सभी को समझाने के लिए जाता है कि थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे, बट अचानक प्लेन एकदम से आउट ऑफ ट्रैजेक्टरी होने लगा। रेफर्ड बिना देरी किए अपने कंट्रोल रूम में जाता है और उसने देखा कि उसका दूसरा पायलट गायब हो चुका है। उसने तुरंत ही प्लेन की कंट्रोल अपने हाथों में ली और उसे लगातार चलाने लगा, यानी कि अब प्लेन में भी आधे से ज्यादा पैसेंजर्स वैनिश हो चुके हैं। कैमरॉन डेटा के लिए उन सारी फुटेजेस को रिकॉर्ड कर रहा था और लोगों के बयान ले रहा होता है। एक लेडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा कि वो वॉशरूम में जाकर नशीले पदार्थ का सेवन करती है। उसने डर के मारे अपने हाथ पर लिखा था कि ये सारी चीजें सच नहीं है। रेफर्ड ने सारी कंडीशन एनालिसिस करके ये बताया कि वो सब वापस न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि कमांड सेंटर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसे लैंडिंग के डायमेंशंस नहीं मिल रहे हैं। वहीं क्लोई सोच रही थी कि वो अपने फादर रेफर्ड की गाड़ी ले ले और यहाँ से चले जाए, लेकिन तब तक एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन तुरंत ही आकर उस गाड़ी पर ब्लास्ट हो गया, यानी कि क्लोई का एकमात्र ऑप्शन भी खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे और लगातार एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। कुछ लोगों ने तो क्लोई के भाई का बैग भी छीन लिया। एक ब्रिज पर से स्कूल बस लगातार पानी में गिरती चली गई, जिसे कि क्लोई बचाने के लिए जाती है, लेकिन स्कूल बस में तो कोई भी नहीं था। देखकर यही पता चलता है कि शायद गिने चुने इंसान ही गायब होते जा रहे हैं। क्लोई को तो अब सच में लगने लगा था कि कहीं यहाँ पर थैनोस तो नहीं आ गया, पर वो फिलहाल के लिए अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलते रहती है।
क्लोई तो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही देख रही थी और लोग बड़े पैमाने पर गायब हो रहे थे। बहुत सारे लोग घायल हो चुके होते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। क्लोई को यही लग रहा होता है कि उसका भाई बेन भी घायल हो चुका होगा और वो हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। इसीलिए क्लोई ट्राई कर रही थी कि वो हॉस्पिटल में जाकर एक बार देख ले। बहुत सारे ऑफिसर सभी को रोक रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी कई लोग गायब हो चुके हैं। क्लोई जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तभी अचानक कुछ ज्वेलरी शॉप से रॉबर्स चुरा कर लेके भाग रहे थे, लेकिन शॉपकीपर अपनी शॉटगन उठाता है और उन सारे चोरों को जान से मार देता है। क्लोई भी सामने खड़ी हो गई थी, इसीलिए शॉपकीपर उसे भी चोर समझने लगा, बट बाद में वो क्लोई को वहां से भागने के लिए कह देता है। क्लोई सीधा वहां से चली गई और वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ आ जाती है। हॉस्पिटल में कई सारे लोग जमा हुए थे अपने फैमिली मेंबर्स को देखने के लिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं। वहां पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी जैसे कि वो प्रोटेस्ट करने पर तुल चुके हैं। क्लोई फिलहाल अपने भाई बेन को इस तरीके से छोड़ नहीं सकती थी, तो वो पीछे वाले रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। हॉस्पिटल का स्टाफ भी अब पूरा खत्म हो चुका था। जैसे ही क्लोई न्यू बॉर्न बेबी वाली एरिया में आती है तो वो और ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि वो सारे छोटे छोटे बेबीज भी गायब हो चुके हैं। वहां पर एक मदर थी जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होती है। उसने क्लोई से साफ कह दिया कि सिर्फ यहाँ के बच्चे नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोनों से बच्चे गायब हो रहे हैं। इस तरीके से तो पृथ्वी पर कोई भी इंसान बच ही नहीं पाएगा कि वो इस तरीके से वैनिश हो जा रहे हैं। उस लेडी ने तो क्लोई को सिर्फ इतना कहा कि गॉड हमसे नाराज हो चुके हैं और वो हमसे बदला लेकर रहेंगे जब तक हमारी पूरी इंसानी प्रजाति खत्म नहीं हो जाती। अब तो क्लोई को ऐसा लगने लगा कि लास्ट टाइम वो जिस लेडी से कन्वर्सेशन कर रही थी गॉड और रिलीजन के बारे में, वही उसे बैकफायर किया है। फिलहाल क्लोई को किसी भी तरीके से अपने भाई बेन को ढूंढना था, तो वो चारों तरफ जाकर उसके बारे में पता लगाने लगी। अब यहाँ प्लेन के अंदर रेफर्ड किसी भी तरीके से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे रिस्पांस नहीं मिलता। उसे अचानक रडार के ऊपर एक दूसरा प्लेन दिखाया गया जो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। रेफर्ड लगातार सामने वाले प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट शायद पायलट भी वैनिश हो चुका है, यानी कि वो प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था और अपनी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही रखा गया तो दोनों प्लेन्स आपस में टकरा जाएंगी और इतने सारे लोग बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे। दूसरे प्लेन में भले ही पायलट नहीं थे, लेकिन कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो बहुत डरे हुए थे। रेफर्ड इसीलिए अपनी प्लेन की ट्रैजेक्टरी थोड़ा सा चेंज कर देता है और वो धीरे से ऊपर आ गया था। प्लेन जब एकदम से क्लोज आई तो वो सेफली निकल तो गई थी, लेकिन रेफर्ड के प्लेन का एक विंड थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। रेफर्ड को लगा कि ये डैमेज बहुत छोटा सा है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसे क्या अंदाजा था कि आगे चलकर यही गलती सभी की जान लेगी। कैमरॉन तो अंदर मौजूद पैसेंजर्स को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पर उन सभी का एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा आक्रोश की भावना पैदा हो गई थी। उसमें से एक छोटा सा आदमी किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के आदमी से शक खा रहा होता है कि वो बैग में बॉम्ब लेकर आया है, बट उस बैग में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश था। रेफर्ड ने नोटिस किया कि उनके प्लेन का फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो सभी सही सलामत न्यूयॉर्क सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। रेफर्ड ने कैमरॉन से कहा कि तुम जल्द से जल्द साइड से देख कर आओ कि विंग पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कैमरॉन जब अपने कैमरा की मदद से उनकी फोटोज क्लिक करता है तब उसे साफ साफ पता चल गया कि एक विंग डैमेज हो चुकी है और उसी प्लेस के साइड में फ्यूल रखा जाता था, यानी बड़े पैमाने पर फ्यूल खत्म हो रहा है। ये सारी बातें कैमरॉन सीधा रेफर्ड को आकर बताता है, जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि उसे पता था कि थोड़े समय में उस डैमेज के अंदर आग लग जाएगी। अगले मोमेंट में होता भी ऐसा ही है। वो पूरी विंग आग से भर चुकी थी और लगातार फ्यूल के कंजप्शन होता जाता है। प्लेन एकदम से हिलने लगा था जिससे सभी पैसेंजर्स एकदम से पैनिक हो जाते हैं। एक लेडी तो अपने बेटे को बचाने के लिए जल्द से जल्द कूदना चाहती थी, बट कैमरॉन उसे समझाता है और कहता है कि पायलट के ऊपर भरोसा रखो, वो हमें सही सलामत न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचा देंगे। इसी तरीके से कैमरॉन हर एक पैसेंजर्स की मदद कर रहा था, पर सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि स्पीड में होने के कारण वो आग अपने आप ही बुझ जाती है। फ्यूल अब ज्यादा पैमाने पर खत्म नहीं हो रहा था, जिससे कि अब रेफर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ उन्हें थोड़ी हिम्मत और पेशेंस रखना होगा। आखिर इस पूरी जगह पर क्या हो रहा है उनमें से किसी को नहीं अंदाजा था। सिर्फ वो होप लगा सकते थे कि सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाए। उस प्लेन की लैंडिंग कोऑर्डिनेट देने के लिए जो सेंटर एक्वायर किया गया था उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है, यानी इस प्लेन की पूरी लैंडिंग रेफर्ड के कंधों पर है और उसे बिना कोऑर्डिनेट्स के इसे लैंड कराना ही होगा। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है क्योंकि एक गलती इतने सारे पैसेंजर्स की जान ले लेगी। फिर भी रेफर्ड को ये सारी चीजें करनी तो होगी। अब यहाँ क्लोई सीधा ट्रेवल करते हुए अपने नेबरहुड्स के पास आ जाती है जहाँ सभी लोग एकदम परेशान थे।
क्लोई अभी के लिए डर रही होती है कि एटलीस्ट उसकी मदर ना गायब हो और वो सीधा अपने घर के अंदर चली गई। लगातार आवाज देने पर भी उसकी मदर आयरिन सुन नहीं रही थी और वॉशरूम में जाने के बाद उसे सिर्फ अपनी मदर की एक ज्वेलरी मिली। यानी कि अब ये बात साफ है कि उसकी मदर भी वैनिश हो चुकी है। क्लोई तो एकदम से परेशान होकर वहाँ के पास वाले एक चर्च में चली गई। चर्च के अंदर भी कोई मौजूद नहीं था, पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो क्लोई को सब चीज बता रहा था। उसने कहा कि बड़े पैमाने पर जो लोग वैनिश हो रहे हैं वो लोग हेवन में चले गए हैं। ये वो सब थे जो गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और गॉड ने उन्हें वापस बुला लिया। यानी कि पृथ्वी पर सिर्फ वो इंसान बचे हुए हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते और स्पिरिचुअलिटी से हेट करते हैं। यही रीजन था कि इरीन भी गायब हो चुकी है, क्योंकि वो गॉड को बहुत ज्यादा मानती थी। क्लोई नहीं समझ पाती कि गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो उस आदमी को ये बुरा भला कहकर वहाँ से जाने लगी। अब हमें रेफर्ड दिखाया जाता है जिसके साइड में उसके को पायलट का एक वॉच मौजूद था। उस वॉच के अंदर जॉन 3:16 लिखा हुआ था। ये बात रेफर्ड को अब याद आती है कि उसकी वाइफ ने एक बार बाइबल के अंदर जॉन 3:16 नाम के बारे में बताया था। उसके अकॉर्डिंग एक दिन ऐसा होगा कि गॉड अपने सारे भक्तों और सारे मानने वालों को अपने पास बुला लेंगे। यानी कि रेफर्ड को भी अंदाजा हो चुका था कि जो लोग वैनिश हो रहे हैं शायद गॉड के पास पहुंच गए हैं। रेफर्ड बिल्कुल भी गॉड में बिलीव नहीं करता, इसीलिए वो यहाँ पर रह गया। बट सिचुएशन समझने के बावजूद भी वो सबकी जान खतरे में थी, क्योंकि अब न्यूयॉर्क सिटी का जो एयरपोर्ट था वो भी पूरी तरीके से भरा पड़ा हुआ है प्लेन से। सारे प्लेन्स वहां आकर क्रैश हो गए हैं। यानी बात साफ थी कि रेफर्ड को कोई और प्लेस ढूंढना पड़ेगा प्लेन लैंड कराने के लिए। रेफर्ड की भी एक कलीग वहां आकर काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए रेफर्ड उसे समझा रहा था। वहाँ प्लेन के अंदर कैमरॉन और सभी लोग मौजूद होते हैं, बट एक लेडी जिसका बच्चा गायब हो चुका था वो परेशान हो जाती है। उसे तो ऐसा लगने लगा कि ये सभी लोग उसके हस्बैंड से मिले हुए हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से कस्टडी लेना चाहता था। वो लेडी एकदम से परेशान होकर गन निकाल देती है और सभी पर पॉइंट करती है। सभी इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि एक गलती किसी की भी जान ले सकती है। वो लेडी जो ड्रग्स ले रही थी वो साफ साफ बताती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि गॉड का किया धरा है। उन्होंने ही पूरी दुनिया में से अपने भक्तों को वापस बुला लिया। इसमें बच्चे, बूढ़े और कोई भी शामिल हो सकता है। उस लेडी ने तो अपने बच्चे के लिए खुद की ही जान लेने का डिसाइड किया। बट कैमरॉन उसे समझाने लगा अपनी और अपनी मदर का एग्जाम्पल देते हुए। उसकी मदर ने कैमरॉन को बिल्कुल प्यार नहीं किया था, लेकिन वो अभी भी अपनी मदर के साथ रहता है। ये सारी चीजें बताने पर कैमरॉन ने किसी भी तरीके से उस लेडी से वो गन ले ली। अब तो रेफर्ड को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। वो तो कैमरॉन से उसकी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा था, बट वहाँ रेडियो सिग्नल्स नहीं मिलते। रेफर्ड ने उस जगह पर एक और सच्चाई रिवील की कि उसके और उसकी वाइफ के रिलेशन में उसने सबसे पहले कोशिश की थी कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि रेफर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपनी वाइफ का इतना स्पिरिचुअल होना। इस समय रेफर्ड अपनी वाइफ और बेटी दोनों से माफी मांग रहा था। यहाँ क्लोई को लग रहा था कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है और उसका भी इस दुनिया में रहकर कोई मतलब नहीं, इसीलिए वो एक ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगी अपनी जान देने के लिए। बट अचानक कैमरॉन का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है क्लोई से और अब रेफर्ड अपनी बेटी से बात कर पा रहा था। रेफर्ड ने अपनी बेटी से माफी मांगी कि किस तरीके से उसने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया उसकी मदर पर, और आज उन्हीं स्पिरिचुअल चीजों पर भरोसा ना करने की वजह से गॉड इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हैं। रेफर्ड ने अपनी बेटी को बताया कि किस तरीके से वो प्लेन में हैं और एक अच्छी लैंडिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। उनका कनेक्शन फिर से कट हो जाता है। क्लोई तो उस ब्रिज से उतरकर बहुत ही तेज भागने लगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। बट अब वो किसी भी तरीके से लोकेशन ढूंढना चाहती थी प्लेन के लैंडिंग के लिए। क्लोई को एक अच्छी जगह पता थी जो एक बहुत ही पुराना कारखाना था। वहाँ पर वो तुरंत ही चली गई और सीधा वापस कनेक्ट करती है अपने फादर से। वो उन्हें बताने लगी कि ये एक अच्छी लैंडिंग पोजीशन हो सकती है, बट वहाँ का लोकेशन क्या होगा ये रेफर्ड को पता करना होगा। क्लोई तो फिर वहाँ की कंपेस की मदद से उन्हें डायरेक्शन बताने लगी, जिससे कि रेफर्ड पूरी कोशिश कर रहा था वहाँ लैंड करने की। फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद वो लोकेशन पता नहीं कर पाता, तो रेफर्ड ने यहाँ अपनी बेटी से कहा कि तुम एक बड़ा सा सिग्नल प्रोवाइड करो। क्लोई को कुछ समझता नहीं, बट अब उसने बहुत सारे फ्यूल्स इकट्ठा किए और उसे जला दिया। वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे कि बहुत दूर से देखा जा सकता था। अच्छी बात हुई कि रेफर्ड ने भी उसे देख लिया और अपनी प्लेन को लगातार वहां लैंड करने के लिए लेके जाने लगा। प्लेन के लैंडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है और सभी लोगों ने अपने सीट जोर से पकड़ ली थी। क्लोई अपनी कार लेकर वहां से दूर जाती तो है, बट उसकी कार बीच में फंस गई और वो तो अभी भी रनवे ट्रैक के ऊपर ही मौजूद थी। रेफर्ड तो लैंडिंग के लिए एकदम क्लोज आता है और बहुत बुरी तरीके से क्रैश लैंड होते हुए घिसता जाता है। रेफर्ड ने देख लिया था कि सामने की तरफ उसकी बेटी कार में मौजूद है, तो उसने प्लेन की विंग्स थोड़े टिल्ट कर दिए जिससे कि वो बच गई और प्लेन सही सलामत आगे बढ़ गया।
प्लेन बहुत सारी चीजों को हिट कर रहा था, बट आखिरकार सभी सही सलामत उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां वो सभी सुरक्षित थे। प्लेन अच्छे से रुकने के बाद एयर होस्टेस सभी को बाहर निकाल रही होती है। क्लोई अपने फादर और कैमरॉन से मिलकर बहुत खुश थी और उन्हें गले लगा लेती है, क्योंकि अब यही उसकी फैमिली बचे हुए हैं। प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे वो एकदम सही सलामत बाहर निकलते हैं, बट दूसरी तरफ जब वो सिटी की तरफ देख रहे थे तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और सारे बिल्डिंग्स जल जाते हैं। सभी बोल रहे थे कि यही शायद पृथ्वी और इंसानियत का अंत हो सकता है, लेकिन क्लोई का मानना था कि शायद ये एक अच्छी शुरुआत है हम सभी के लिए जो गॉड और ईश्वर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी भी कहानी इस तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।